हेलो एवरीवन। जीओसी फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। जीओसी सेकंड के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ वाला पोर्शन देख चुके हैं और अब इसमें अपन नेक्स्ट बात करने वाले हैं बेसिक स्ट्रेंथ की। एसिडिक पढ़ लिया, उसकी चीज़ें समझ ली, तो बेसिक में तो क्या करना है, उसका उल्टा करना है। सीधी सी बात है, जिसका एसिडिक नेचर ज़्यादा उसका बेसिक नेचर कम। तो अब चीज़ों को कंपैरिजन करते हुए फटाफट बेसिक नेचर के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले लेक्चर के अंदर जो चीज़ें आएगी वो एसिडिक नेचर से मिलती जुलती सी आएगी, मतलब उनसे रिलेट करते हुए अपन चलेंगे। और फिर जो नेक्स्ट इसका मैं वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर आएगी खास बातें, खास बेसिक नेचर की कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स, कुछ डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर अपन सीखेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले बेसिक नेचर के बारे में, कुछ बेसिक सी चीज़ें। जैसे कि मैंने लिया कि ये मेरे पास BH कोई बेस है, तो आर्रेनियस कहता है, सॉरी ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से जो H प्लस डोनेट करते थे वो होते थे एसिड, तो जो H प्लस एक्सेप्ट करेंगे वो क्या होंगे, बेस। तो H प्लस एक्सेप्ट करके ये क्या बना लेगा, BH2 पॉजिटिव। अगर ये बेस है तो सीधी सी बात है H प्लस एक्सेप्ट करने के जो बनेगा वो क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। अगर मेरा बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक बनेगा, और अगर मेरा बेस वीक है तो जाहिर सी बात है मेरा कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग। ये सारी बातें अपने को पता है, एसिडिक स्ट्रेंथ में भी ऐसा अपन ने देखा था। सही है। बात सीधी सी है कि H प्लस एक्सेप्ट करके बना है कॉन्जुगेट एसिड, इसका मतलब अगर इसकी स्टेबिलिटी होगी ज्यादा तो उस बेस की बेसिक नेचर उतनी ही ज्यादा बताऊंगा। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो ये बनना चाहेगा ना, और इसको बनाने के लिए H प्लस इसको ऐड करना पड़ेगा, यानी H प्लस इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जितना स्टेबल होगा उतना ही जल्दी बनना चाहेगा, उतनी जल्दी H प्लस एक्सेप्ट करेगा, और जितनी जल्दी बेस H प्लस एक्सेप्ट करेगा वो उसकी बेसिक नेचर उतनी ही ज्यादा। तो इसके स्टेबिलिटी को जो जो फैक्टर अफेक्ट करेंगे वो सब इसकी बेसिक नेचर को भी क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। तो आपको पता है अपन क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी स्टेबिलिटी को जो फैक्टर अफेक्ट करेगा उसकी बेसिक नेचर को भी इफेक्ट करेगा। तो अपन फैक्टर अफेक्टिंग कॉन्जुगेट एसिड पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज क्या थी जो अपन एसिडिक नेचर में भी पढ़ी थी, कि OH माइनस की कंसेंट्रेशन जितनी ज्यादा होती है बेसिक नेचर उतना ही ज्यादा, और बेसिक नेचर जितना ज्यादा H प्लस की कंसेंट्रेशन उतनी कम। पीएच से रिलेट करूं तो बेसिक नेचर जितना ज्यादा होगा पीएच उतनी ही ज्यादा होगी। मैंने कहा pH 12, मैंने कहा pH 3, कौन बेसिक नेचर ज्यादा रखेगा, pH 12 वाला। इसका मतलब pH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी किसके, बेसिक नेचर के। तो ऑब्वियसली बात है POH क्या आएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एसिड का डिसोशन कांस्टेंट Ka एसिडिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो बेस का Kb बेसिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। Kb के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो ऑब्वियसली बात है Pkb के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एसिडिक नेचर Ka के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो बेसिक नेचर Ka के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। या यहां से समझ लो कि Kb के अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऑब्वियसली बात है Ka के क्या होगी, इनवर्सली, और Pka के क्या होगी, डायरेक्टली। तो एक बेसिक नेचर निकालना सीख जाओ, कुछ भी इनमें से बता सकते हो। सही है। तो एसिडिक और बेसिक नेचर सीखने से आप काफी तरह की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर सकते हो। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग कॉन्जुगेट एसिड। ये जैसे जैसे इफेक्ट होगा बेसिक नेचर भी वैसे वैसे इफेक्ट होगी। फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। सबसे पहला वही, इन अ पीरियड
सही है। तो पीरियड के अकॉर्डिंग किसका चेंज होता है? पीरियड के अकॉर्डिंग अपन ने ये कहा था कि जो एसिडिक नेचर होती है वो EN के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब जो बेसिक नेचर होगी वो EN के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। सही बात है। दूसरा था आपके पास इन अ ग्रुप। एसिडिक नेचर में ये बताया था कि ग्रुप के अकॉर्डिंग कि एसिडिक नेचर साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो सीधी सी बात है, बेसिक नेचर क्या हो जाएगा? साइज के इनवर्सली। क्योंकि एसिड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बेस उतना ज्यादा वीक तो होता है उसका। यानी एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर तो एक दूसरे के उल्टे चलते हैं ना भाई। कोई एसिडिक है, ज्यादा एसिडिक है, तो सीधी सी बात है उसका बेसिक नेचर क्या होगा? कम होगा। और जो जितना कम एसिडिक है, मैंने कहा एसिडिक नेचर कम है, तो ऑब्वियसली बात है बेसिक नेचर क्या होगी? ज्यादा। तो उल्टा चल रहा है, तो अपन चीजों को उल्टा ही ले रहे हैं यहाँ पर। एसिडिक नेचर EN के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, तो बेसिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगी। एसिडिक नेचर साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, तो बेसिक नेचर क्या आ जाएगी आपके पास? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इनको मैं एक एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं तो देखो, जैसे मैंने लिया NH3, मैंने लिया H2O, इससे बनेगा NH4 प्लस और इससे बनेगा H3O प्लस। सीधी सी बात है, बनने वाली स्पीसीज कैटायन है ना, और पॉजिटिव चार्ज लेस EN पे ज़्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इसकी। और अगर कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ऑब्वियसली बात है अगर मैं बेसिक नेचर की बात करूंगा तो वो भी किसका ज़्यादा होगा? अमोनिया के तो ज़्यादा होगा वाटर से। वाटर एसिडिक और अमोनिया क्या होती है? बेसिक। तो देख लो बेसिक नेचर किसकी ज़्यादा आ रही है? अमोनिया की ही आ रही है। सही है। इसके अगर एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं, जैसे मैंने लिया NH3, मैंने लिया PS3। सही है आपके पास। तो अमोनिया और PS3, तो जैसे जैसे मैं ग्रुप में नीचे की तरफ जाऊंगा आपकी क्या होगा? साइज इंक्रीज होगा। और साइज इंक्रीज होगा तो सीधी सी बात है बेसिक नेचर भी आपकी क्या आएगी? कम आएगी। अगर मैं PS3 और अमोनिया की बात करूं तो किसकी बेसिक नेचर ज़्यादा आती है? अमोनिया की ही बेसिक नेचर ज़्यादा आती है। देख लो साइज की क्या आ रहा है रिलेशन? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ रहा है। नेक्स्ट जो आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी है वो है इफ ग्रुप एंड पीरियड ऑल आर सेम। ग्रुप और पीरियड सेम आ जाए तो आप किस तरह से डिफाइन करोगे? तो आपका तरीका होता है एस करेक्टर। एस करेक्टर का मतलब क्या हो गया? EN से रिलेटेड करता हूं इसको। जो रिलेशन EN के साथ आ रहा था वही एस करेक्टर के साथ रिलेशन आएगा। इसका मतलब बेसिक नेचर क्या हो जाएगी? यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। एसिडिक नेचर याद करो ना, एस करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, तो बेसिक नेचर क्या आएगी? सीधी सी बात है एस करेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैंने लिखा CH3 CH3 CH2 CH2 CH CH, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड और sp हाइब्रिडाइज्ड। तो बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या आएगा आपके पास? sp3 sp2 और sp। एसिडिक नेचर का क्या आया था? इसका उल्टा आंसर आया था। सही है। तो ये आ गया आपके पास 3 फैक्टर अफेक्टिंग। अब चौथा फैक्टर अफेक्टिंग है, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले पीरियड देखोगे, फिर ग्रुप, फिर एस करेक्टर, और फोर्थ देखना है आपको रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब क्या हो गया? रेजोनेंस का मतलब हो गया कि बेसिक नेचर, अगर मैं लुईस की डेफिनेशन से बात करूं तो लॉन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज भी बेसिक नेचर शो करती है। तो ये जो मेरा फोर्थ पॉइंट है रेजोनेंस वाला, ये उन्हीं स्पीसीज के ऊपर लग रहा है जिनके पास क्या होगा? आपके पास लॉन पेयर। तो लॉन पेयर अपने पास 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से?
एक होता है मेरे पास लोकलाइज्ड लोन पेयर, तो ऑब्वियसली बात है दूसरा कौन सा होगा मेरे पास, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। लोकलाइज्ड लोन पेयर का मतलब होता है कि जो रेजोनेंस के अंदर भाग नहीं लेता, और डीलोकलाइज का मतलब होता है कि जो रेजोनेंस के अंदर भाग लेता है। जो रेजोनेंस के अंदर भाग नहीं लेगा वो फ्री होगा, वो फ्री होगा तो वो डोनेट हो जाएगा, और वो डोनेट हो जाएगा तो वो बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा। जबकि डीलोकलाइज रेजोनेंस में भाग लेगा, इसका मतलब वो फ्री नहीं होगा, और फ्री नहीं होगा तो वो आसानी से डोनेट नहीं होगा, और आसानी से डोनेट नहीं होगा तो बेसिक नेचर कम कर देगा। सही है। अब यहां एक चीज और बताई जाती है कि अगर लोकलाइज्ड लोन पेयर है, यानी जो रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा, तो रेजोनेंस में भाग नहीं लेगा तो वो कहां भाग लेगा, वो हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेगा। और अगर वो रेजोनेंस में भाग ले लेगा तो वो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेगा। आई बात समझ में? तो ये आपके पास लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड का कंसेप्ट है। अब जो अपन पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं ना, तो जो रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट करता है उन्हीं को आप 2 पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करते हो, लेकिन जो रेजोनेंस में भाग नहीं लेता आप उन्हें 2 पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं करते। तो यहाँ से आपको 3-4 तरह की चीजें पता चल जाती है कि जो रेजोनेंस में भाग लेता है वो फ्री नहीं होता, इसका मतलब वो डोनेट नहीं होगा, तो बेसिक नेचर कम कर देगा, लेकिन फिर उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट किया जाता है और उसको पाई इलेक्ट्रॉन में भी काउंट किया जाता है, क्योंकि जो रेजोनेंस में भाग लेता है वही आगे जाके पाई इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट होता है, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, तो वहां पे पाई में काम में लिया जाता है। और उसका जस्ट उल्टा ये कि जो लोकलाइज्ड होंगे वो रेजोनेंस में भाग नहीं लेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेंगे, अगर रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहे तो आसानी से डोनेट हो जाएंगे, बेसिक नेचर बढ़ाएंगे, रेजोनेंस में भाग नहीं लेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन्स में भी काउंट नहीं होंगे। रेजोनेंस वाले पोर्शन में इसका भी बारे में मैंने आपको वहाँ पे बता रखा है कि जब कॉन्जुगेशन में आते हैं लॉन पेयर और नेगेटिव तो ही पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट होते हैं, जब कॉन्जुगेशन में नहीं आते तो नहीं काउंट होते। तो कॉन्जुगेशन में काउंट होने का मतलब क्या हो गया, रेजोनेंस में भाग लेना, वो एक ही बात है। आई बात समझ में? तो अगर आपके पास लोकलाइज्ड लॉन पेयर है तो बेसिक नेचर बढ़ाएगा, डीलोकलाइज्ड लॉन पेयर है तो बेसिक नेचर घटाएगा। आई बात समझ में? लेकिन इस चीज को देखने से पहले हाइब्रिडाइजेशन जरूर देख लेना। हाइब्रिडाइजेशन से ही पहले चीजें सॉल्व की जाती है, उसके बाद ये वाला कॉन्सेप्ट आपके क्या होता है, एप्लीकेबल किया जाता है। आई बात समझ में? एक एग्जांपल ले लेते हैं। सीधी सी बात है, ये लॉन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है जबकि यहाँ पे लॉन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। इसका मतलब इसका जो लॉन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, सॉरी डीलोकलाइज्ड हैं, जबकि इसके जो लॉन पेयर हैं वो क्या है आपके पास, लोकलाइज्ड है। तो लोकलाइज्ड क्या करते हैं, बेसिक नेचर बढ़ाते हैं, तो इसकी बेसिक नेचर क्या आएगी आपके पास, ज़्यादा। और सीधी सी बात है, ये आपके पास एरोमेटिक अमीन, ये एलिफेटिक अमीन। एलिफेटिक अमीन 10 लाख गुना ज़्यादा बेसिक नेचर शो करती है इन कंपेयर टू एरोमेटिक अमीन, ध्यान रखिएगा। अब एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर, एक एग्जांपल से चीज़ें और आसानी से समझ आएगी अपने को। चार कंपाउंड लेता हूं, एक मैंने लिया एनिलीन, दूसरा मैंने लिया पाइरोल, तीसरा मैंने लिया पिरिडीन, और चौथा मैं ले लेता हूं नॉर्मल एलिफेटिक। ये कौन है मेरे पास, एनिलीन, ये है मेरे पास पाइरोल, ये पिरिडीन,
और ये नॉर्मल एलिफैटिक। सबसे पहले बेसिक नेचर, यहाँ पे भी शो करने वाला नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, यानी कि पीरियड सेम। नाइट्रोजन है तो ग्रुप सेम। हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूँ, देखो ये लॉन पेयर रेजोनेंस में भाग ले रहा है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। तो 2 हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड, एक ये 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा। सही है। यहाँ पे भी सेम वही, लॉन पेयर सिंगल डबल, लॉन पेयर कॉन्जुगेशन में भाग ले रहा है, यानी कि डीलोकलाइज लॉन पेयर है, तो यहाँ पे भी हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2, क्योंकि 3 ही बॉन्ड है, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 3 सिग्मा बॉन्ड है। लॉन पेयर तो काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि लॉन पेयर रेजोनेंस में काउंट हो रहा है, तो हाइब्रिडेशन में काउंट होगा नहीं। यहाँ देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, लॉन पेयर रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा, इसका मतलब कैसा है, ये लोकलाइज्ड लॉन पेयर है आपके पास, और लोकलाइज्ड लॉन पेयर है तो ये हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेगा। तो देखो इसको हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, अब लॉन पेयर हाइब्रिडेशन में काउंट होगा तो 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लॉन पेयर, हाइब्रिडेशन क्या आ गया, sp2, जबकि वहां पे 3 सिग्मा बॉन्ड आपको आसानी से दिख रहे हैं, इसका मतलब ये आ गया आपके पास sp3। तो सबसे पहले आएगा आपके पास D। अब इन सब के हाइब्रिडेशन सेम आ गए, तो अब यहाँ पे लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड का कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। तो जो लोकलाइज्ड होगा उसकी बेसिक नेचर ज्यादा, तो D के बाद नंबर आएगा C का। सही है। अब बच गया आपके पास एनेलीन और पाइरोल। तो देखो एनेलीन और पाइरोल में से एनेलीन की बेसिक नेचर ज्यादा होती है इन कंपेयर टू पाइरोल। देखो इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं। ये बेस है, H+ एक्सेप्ट करेगा और कॉन्जुगेट एसिड बदल जाएगा। ये भी बेस है, H+ एक्सेप्ट करेगा, पॉजिटिव में बदल गया। सही है। अब ये जो H+ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये लॉन पेयर दे दे के तो एक्सेप्ट कर रहे हैं H+ को। सही है। तो देखो ये स्पीसीज पहले एरोमेटिक थी, 2 4 6, ये स्पीसीज भी पहले क्या थी, एरोमेटिक थी। जैसे ही इसने कॉन्जुगेट एसिड बनाया, यानी कि बेसिक नेचर शो की, ये अभी भी एरोमेटिक ही है, बेंजीन रिंग मेंटेन है। लेकिन यहां देखो 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यहां थे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 बॉन्ड के और 2 लॉन पेयर के। यहाँ पे लॉन पेयर चला गया, अब लॉन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, गया लॉन पेयर, H+ को एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे 4 ही पाई इलेक्ट्रॉन्स रह गए, यानी कि ये कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। तो देख लो दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, यानी ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। तो ऑब्वियसली बात है बेसिक नेचर भी इसकी ज्यादा होगी, इसकी बेसिक नेचर भी आपको क्या मिलेगी। तो चाहे तो वो स्पीसीज बना के दे, और चाहे तो वो नाम से भी पूछ सकता है कि बताओ पिरिडीन, एलिफेटिक, एनेलीन, किसकी बेसिक नेचर का क्या ऑर्डर होता है। तो आप इस तरह से आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। सही है। और लास्ट इसका जो फैक्टर बच गया, 5वां फैक्टर, वो है कि जब सब कुछ सेम आ जाए, डीलोकलाइज, लोकलाइज, हाइब्रिडाइजेशन, पीरियड सब सेम आ जाए, तो उसके बाद क्या करोगे। तो बात करते हैं लास्ट फैक्टर की। If all above factors are same, तो जो आप बेसिक नेचर का ऑर्डर निकालोगे वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के हिसाब से निकालोगे।
और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में क्या, चूंकि एसिडिक नेचर माइनस वाले बढ़ाते थे तो बेसिक नेचर प्लस वाले बढ़ाएंगे, यानी प्लस एम सबसे ज़्यादा, फिर प्लस एच, फिर प्लस आई, फिर जीरो, फिर माइनस आई, फिर माइनस एच और सबसे लास्ट में नंबर आएगा माइनस एम का। सही है। चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैंने लिया आपके पास ROH, मैंने लिया HOH। बेसिक नेचर कहाँ से शो हो रही है, ऑक्सीजन से शो हो रही है। सही है। इसने H प्लस एक्सेप्ट करके बनाया ROH2 प्लस, और इसने H प्लस एक्सेप्ट करके बनाया OH2 प्लस। R ग्रुप का कौन सा इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, जबकि हाइड्रोजन का इफेक्ट कौन सा, जीरो इफेक्ट होता है। तो बताओ प्लस आई और जीरो, प्लस आई बेसिक नेचर ज़्यादा बताएगा, इसका मतलब अल्कोहल्स ज़्यादा बेसिक होंगे इन कंपेयर टू वाटर। और एसिडिक के अंदर वाटर को ज़्यादा बताया था एसिडिक इन कंपेयर टू अल्कोहल, तो ऑब्वियसली बात है अल्कोहल ज़्यादा बेसिक होंगे इन कंपेयर टू वाटर। ध्यान रखना मेथिल अल्कोहल का एक्सेप्शन था, मेथिल अल्कोहल एसिडिक नेचर ज़्यादा रखता है वाटर से, इसका मतलब वाटर बेसिक नेचर ज़्यादा रखेगा इन कंपेयर टू मेथिल अल्कोहल। वो प्रैक्टिकली इनके पीके की वैल्यूज़ के हिसाब से अपन ने बात की थी। एग्जाम्पल और देता हूँ। देखो यहाँ ऑर्डर निकालते हैं। अब पता ही है कि ऑक्सीजन H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो अपन डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स निकालते हैं। तो देखो लॉन पेयर, सिंगल लॉन पेयर, ऐसा कोई कॉन्जुगेशन होता ही नहीं लॉन पेयर का, तो अपन ने कुछ देखा ही नहीं था कॉन्जुगेशन। इसका मतलब यहाँ रेजोनेंस तो नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। और NH2 कार्बन से ज़्यादा इन वालों का माइनस आई इफेक्ट, और यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट इस एल्किल ग्रुप का, और हाइड्रोजन का इफेक्ट हो जाएगा जीरो। तो हमारे हिसाब से आंसर आना चाहिए 2, 3, 1। लेकिन देखो ये आंसर यहाँ पे आपको नहीं मिलता। जो मेन चीज है वो ये है कि यहाँ पर तो ऑक्सीजन बेसिक नेचर शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो बेसिक नेचर शो होती है वो नाइट्रोजन से शो होती है, क्योंकि बेसिक नेचर का मतलब लॉन पेयर डोनेट करने हैं, और जिसकी EN कम होती है वो लॉन पेयर जल्दी डोनेट करता है। तो सीधी सी बात है यहाँ बेसिक नेचर किससे शो हो रही है, नाइट्रोजन से। तो ये फैक्टर कौन सा हो गया, ये पीरियड वाला फैक्टर हो गया कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से किसकी बेसिक नेचर ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की बेसिक नेचर ज़्यादा होती है, क्योंकि उसकी EN क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब यहाँ तो कंपैरिजन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से कर नहीं सकते, वो तो सबसे लास्ट है। सबसे पहले आपको पीरियड वाले से इसका इफेक्ट चेक करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले नंबर आएगा फर्स्ट का। अब उसके बाद 2 और 3 में से जिसका भी नंबर पहला आएगा 2, और उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के हिसाब से। आई बात समझ में। यहाँ बेसिक नेचर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वहाँ पे ऑक्सीजन। तो मेन जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा 1, 2 और 3। तो ये एग्जाम्पल कराने का जो उद्देश्य वो ये है कि आपको शुरू से चलना है, भावुक नहीं होना, सीधा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगा के नहीं देखना, या सीधा सीधा आपको रेजोनेंस लॉन पेयर से नहीं देखना कि लोकलाइज्ड डिलोकलाइज्ड। पहले पीरियड, ग्रुप, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडेशन के बाद रेजोनेंस, लॉन पेयर वाला कॉन्सेप्ट, और उसके बाद जब नंबर आए तो किसका नंबर आएगा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का नंबर आएगा। आई बात समझ में। तो इस तरह से आप बेसिक नेचर कंपाउंड्स की निकालते हो अलग अलग फैक्टर्स को यूज़ करते हुए। आई बात समझ में। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया। इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ आप मेरे से आसानी से डाउट पूछ सकते हो। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत